हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं अगेन एक न्यू सेशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट के पेपर टू कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए इन जून 2023 एंड फर्दर इन दिसंबर 2023। मैं वो टॉपिक्स करवा रहा हूँ जिनमें से एनटीए ने क्वेश्चंस पूछे ही पूछे हैं। 100% श्योर टॉपिक्स हैं, इनमें से फ्यूचर में भी क्वेश्चंस इनके अराउंड ही आएंगे। सो आज हम अपना नेक्स्ट सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, आपने मेरे पीछे सेशंस अच्छे से देखे हुए हैं क्योंकि ईच एंड एवरी सेशन इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री बैचेस मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर्ड बैच सेशंस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यानी स्टूडेंट्स जो भी यूजीसी नेट के कॉमर्स के पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसका फ़ायदा ले सकें। बिगिन करते हैं आज का सेशन। और आज जो हम टॉपिक्स करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब सबसे पहले आज के सेशन का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम क्या है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है ये एक मैकेनिज्म है ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो कि अराइज होते हैं WTO और उसके मेंबर्स के बीच में। यानी इन शॉर्ट WTO के मेंबर्स हैं, जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है वो WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम बताता है। देखो, इसमें 3 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहले आती है कंसल्टेशन बिटवीन द पार्टीज, सेकेंड आती है इसमें एडजुडिकेशंस बाय द पैनल, और अगर ज़रूरत पड़े तो बाय अपीलेट बॉडी, एंड जो थर्ड आती है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूलिंग विच इंक्लूड्स द possibility of counter measures in the event of failure by the losing party to implement the ruling। सिंपल से आप इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, जो फर्स्ट स्टेज है कंसल्टेशन की, ये बेसिकली डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे क्या जितनी भी जो भी पार्टीज हैं वो म्यूचुअली एग्री कर जाती हैं एक सोल्यूशन पे थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशन, यानी वो आपस में बातचीत करके म्यूचुअली एग्री करके एक सोल्यूशन पे अराइव ऑन हो जाते हैं जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट होगा। जो सेकंड आता है इसके वो है पैनल रिव्यू। वो सेकंड स्टेज है डिस्प्यूट सेटलमेंट के प्रोसेस में। इसमें पैनल बनाया जाता है 3 से 5 एक्सपर्ट्स का, जिसे बेसिकली डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एस्टैब्लिश करती है ताकि जो वो किसी पर्टिकुलर केस या जो भी इशू अराइज हुए उसको अच्छे से एग्जामिन कर सके, अपनी फाइंडिंग दे सके और अपनी रिकमेंडेशंस दे सके। जो नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज एपीलेट। ये एक ऑप्शनल स्टेज है डिस्प्यूट सेटलमेंट के प्रोसेस में। इसमें कोई भी पार्टी अपील कर सकती है पैनल की रिपोर्ट के अगेंस्ट टू एपीलेट बॉडी, जो कि एक स्टैंडिंग बॉडी है जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं जो लीगल इश्यूज को रिव्यू करते हैं जितने भी पैनल के रिपोर्ट के रिगार्डिंग अराइज हुए हैं और वो इश्यूज को एपीलेट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें स्टेज आती है वो आती है इम्प्लीमेंटेशन की, जो कि एक फाइनल स्टेज है डिस्प्यूट सेटलमेंट के प्रोसेस की। अब यहाँ पर कोई लूजिंग पार्टी इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद द रिकमेंडेशंस एंड रूलिंग ऑफ द पैनल और अपीलेट बॉडी विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रेशन। सिंपल इसमें क्या होता है, देखो, जब डिस्प्यूट सेटलमेंट की गई थी थ्रू अपीलेट बॉडी या म्यूचुअल जिस तरीके से किया गया था, अब जो लूजिंग पार्टी है अगर उसे किसी भी रिकमेंडेशन और रूलिंग के साथ कंप्लाई करना है विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये स्टेज होती है। बेसिकली कंप्लाई करना पड़ता है। इसमें जो लास्ट आती है वो रिटेलिएशन की आती है। ये एक पॉसिबल आउटकम है डिस्प्यूट सेटलमेंट के प्रोसेस का, जहां पर जो लूजिंग पार्टी है वो फेल हो जाती है इंप्लीमेंट करने में रिकमेंडेशंस और रूलिंग्स को रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के बीच। उसको नेगोशिएट करना पड़ता है विद द विनिंग पार्टी ताकि जो वो कंपनसेशन ऑफर कर सके और सस्पेंशन ऑफ कंसेशंस और ऑब्लिगेशंस ऑथराइज्ड बाय द DSP यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ द WTO। कहना क्या वो चाहते हैं, इसमें सिंपल क्या किया जाता है, अगर मान लो जो लूजिंग पार्टी फेल कर गई, जो उसको रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना था, ये रूलिंग को इम्प्लीमेंट करना था रीजनेबल टाइम में, तब उसको विनिंग पार्टी के साथ नेगोशिएट करके उसे कंपेंसेशन ऑफर करनी पड़ेगी ताकि जो उसकी सस्पेंशन, जो उसको कंसेशन या उसकी ऑब्लिगेशन है उसको सस्पेंड ना किया जाए। ये तो था डिटेल में WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है उस पर हम मूव ऑन करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू CAT
कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। देखो जो ये कैट है ये कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं, जो टूल्स और मेथड्स हैं जो ऑडिटर्स यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एंड रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम की टेस्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब जो कैट है इसके सेवरल बेनिफिट्स हैं। अब ये बेनिफिट्स हैं किन के लिए? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स के लिए। इनको ये जो टेक्निक्स हैं ये टाइम को सेव करने में हेल्प करती हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं, एक्यूरेसी इंक्रीज करती है, कवरेज इंक्रीज करती हैं, फ्रॉड और एरर्स को इजीली से डिटेक्ट किया जाता है और ऑडिट की क्वालिटी को इन्हेंस किया जाता है। अब इसमें से कुछ बेनिफिट्स चेक कौन करते हैं? सबसे पहले आता है लाइक चेक सस्केप्टिबिलिटी टू थ्रेट। अब जो ये बेनिफिट है ये कैट की एबिलिटी के थ्रू ही अराइज होता है। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में जितने भी आपके अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सप्लेन पैटर्न्स है डाटा में जो कि फ्रॉड या एरर को इंडिकेट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में। नेक्स्ट ये सिस्टम को इवेल्युएट करता है। अब ये कैट की वो एबिलिटी है जो रिलायबिलिटी क्लाइंट के सॉफ्टवेयर की को टेस्ट करता है और एंड द आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल जो हेल्प करता है ऑडिटर को असेस करने के लिए रिस्क और डिजाइन को इन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। नेक्स्ट इसमें जो एक बेनिफिट आता है वो है डाटा सिक्योरिटी का। अब ये इसमें क्या है? इसमें इंडिपेंडेंटली एक्सेस किया जाता है डाटा को जो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है विदाउट द डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट। अब ये क्या करता है? इससे रिस्क रिड्यूस हो जाता है डाटा मैनिपुलेशन का और लॉस का। नेक्स्ट आते हैं बॉल्स्टर्स कंट्रोल। अब ये इनहेंस करता है ऑडिट की क्वालिटी को एंड प्रोवाइड एश्योरेंस को प्रोवाइड करता है ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि आपकी ऑडिट क्वालिटी इतनी अच्छी होगी उसको इनहेंस कर देगा, एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा कि जो आपके इंटरनल कंट्रोल्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो इफेक्टिवली काम करेंगे ओवर द इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईटी गवर्नेंस को डेवलप किया जाता है। अब ये इनेबल करता है ऑडिटर्स को, उनको मोर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है उनके काम में और हेल्प करता है वो फोकस कर सके क्रिटिकल एरियाज में विच कैन हेल्प देम टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस एंड गाइडेंस ऑन इंप्रूविंग द आईटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। अगर जो आपके ऑडिटर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकेंगे, उनका जो मेन फोकस उनके क्रिटिकल एरियाज पे होगा तो वो अच्छी रिकमेंडेशन और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो आईटी की गवर्नेंस और मैनेजमेंट है वो इंप्रूव हो सके, वो डेवलप हो सके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज यानी ICI। देखो जो ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है ये एक मंथली इंडेक्स है जो मेजर करता है कंबाइंड और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन इन 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जो इंडिया की मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज है उनकी कंबाइनली क्या प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस है या उनकी इंडिविजुअल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस है ये उसको मेजर करता है। जो ये 8 इंडस्ट्रीज है इनमें सबसे पहले कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ये 40.27% जितना भी वेट ऑफ आइटम्स है यानी 40.27% वेट ऑफ आइटम्स को इंक्लूड करती है इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी IIP के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40.27% वेट ऑफ आइटम्स को ये कोर इंडस्ट्रीज इंक्लूड करती हैं। The weightages of each industry in IC are based on their respective share in gross value added। अब जो इस इंडेक्स में वेटेजेस हैं अब ये डिपेंडेंट किस पे है? पर्टिकुलर जो भी कोर इंडस्ट्री उसका क्या रिस्पेक्टिव शेयर है ग्रॉस वैल्यू एडेड में एट बेसिक प्राइसेस फॉर 2011 एंड 12 यानी 2011 और 12 को बेस मानते हुए। अब इसमें से हम कुछ डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो आते हैं सीमेंट। देखो जो सीमेंट प्रोडक्शन है वो लोवेस्ट है सबसे ज़्यादा 8 कोर इंडस्ट्रीज में इन टर्म्स ऑफ वेटेज, यानी कि इसका वेट सिर्फ 5.37% है। सेकंड इसमें स्टील है जिसका वेट 17.92% है जो कि सेकंड हाईएस्ट है 8 कोर इंडस्ट्रीज में। थर्ड आती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जिसका वेट 19.85% है जो कि हाईएस्ट है अमंग 8 कोर इंडस्ट्रीज में इन टर्म्स ऑफ द वेटेज।
नेक्स्ट रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, इसका वेट है 28.04% जो कि सेकंड लोएस्ट है अमंग 8 कोर इंडस्ट्रीज। फिर हमारे पास आता है कोल, जो कि कोल की प्रोडक्शन का वेट है 10.33% जो कि थर्ड लोएस्ट है अमंग द 8 कोर इंडस्ट्रीज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 3 टॉपिक खत्म हो गए। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको हेल्प आउट कर रही है, क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट है, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैमिली में स्टूडेंट्स जो कि यूजीसी नेट के पेपर टू कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी फैमिली में जुड़ सके। सो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है बाइंग प्रोसेस की स्टेजेस। यानी कि जब आप कोई भी कंज्यूमर जब कोई भी प्रोडक्ट को बाई करता है वो कौन से स्टेजेस के थ्रू निकलता है या कौन सा प्रोसेस बाइंग प्रोसेस को फॉलो करता है। देखो, इसमें जो स्टेजेस आती है उनमें से सबसे पहले आती है नीड रिकॉग्निशन। यानी जो भी बंदा कोई परचेज करने चाह रहा है, यानी बायर है, वो रिकॉग्नाइज करेगा किसी प्रॉब्लम को, और वही प्रॉब्लम या नीड उसकी ट्रिगर करेगी इंटरनल, और वो अब उसकी नीड को अगर फुलफिल, सिंपल सा कहना क्या वो चाहते हैं। देखो, जब बायर को कोई भी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो गई या उसकी कोई भी नीड ट्रिगर होगी, अब नीड कब कैसे ट्रिगर हो सकती है, चाहे कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुली हो सकता है। सेकंड, जब उसकी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज होगी और नीड ट्रिगर्ड होगी, फिर वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल होगा उतनी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करेगा वो प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, चाहे वो इंटरनेट से ले, चाहे वो फ्रेंड से ले, चाहे वो फैमिली से ले, चाहे वो स्टोर से ले। जब उसके पास इनफ इन्फॉर्मेशन होगी, फिर वो क्या करेगा, जितने भी उसके पास अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल होंगे उनको इवेल्युएट करेगा, उनको कंपेयर करेगा। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कौन से मर्जी वो ब्रांड के हैं, उनके एट्रीब्यूट के बेसिस पे, बेनिफिट्स के बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे उनको इवेल्युएट किया जाएगा। अब अच्छे तरीके से थॉरो इवेल्युएशन के बाद परचेज का डिसीजन लिया जाएगा कि उसे वो पर्टिकुलर बायर को वो प्रोडक्ट खरीदना है या सर्विसेज लेनी है या नहीं लेनी है, और लेनी है तो कौन सी अल्टरनेटिव से लेनी है, क्या क्या फैक्टर्स को माइंड में रख के लेनी है। लास्ट में क्या आता है स्टेप, दैट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। अब प्रोडक्ट को बाय तो कर लिया, उसके बाद बायर का बिहेवियर कैसा है, यानी बायर एक सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है या उसे डिससेटिस्फेक्शन हो रही है प्रोडक्ट और सर्विस के परचेज होने से। माइट भी उसका जो सेटिस्फेक्शन उसका अगर अचीव होगी तो उसका जो वर्ड ऑफ माउथ होगा, जो उसको रिव्यू देगा प्रोडक्ट के रिकॉर्डिंग, वो पॉजिटिव्स होंगे। अगर मान लो उसको डिससेटिस्फेक्शन हो रही है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, जो उसके रिव्यूज होंगे दैट विल बी अ नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ। यानी अब ये डिपेंड करेगा कि कस्टमर विल बी लॉयल टू दैट प्रोडक्ट और सर्विस और नॉट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है हमारे इस सेशन में वो आता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट। यानी इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट है ये साइकिल है 4 इंटर रिलेटेड सेट्स ऑफ प्रैक्टिसेस का, जिसमें से सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, सेकंड आता है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, फिर आता है हमारे पास मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग इंटेलेक्चुअल कैपिटल्स। आप अपनी इंटेलेक्चुअल कैपिटल को किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली अलाइन करते हो, कैसे एक्सप्लोर करते हो, कैसे एक्सप्लॉइट करते हो, उसे किस तरीके से मेजर किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है, ये हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट के साइकिल के मेन 4 इंटर रिलेटेड सेट्स हैं। अब देखो, इसमें से कुछ सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आइडेंटिफाई किया। देखो, जो आपकी ये स्टेज होती है ये आपके इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करती है, जिनके यानी वो रिसोर्सेज जिनमें पोटेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड, इसमें हम कैप्चर आता है, इसमें क्या किया जाता है, जो आपके इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज है उनको कैप्चर कर लिया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है इंटेलेक्चुअल एसेट्स में जिनकी एक परसीव्ड वैल्यू होगी। उसको थर्ड आता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है इंटेलेक्चुअल एसेट्स को सिक्योर और एक्सेसिबल वे में। नेक्स्ट, इंडेक्स, इसमें ये वो स्टेज है जिसमें इंटेलेक्चुअल एसेट्स की इंडेक्सिंग की जाती है जो इजी रिट्रीवल और एनालिसिस किया जा सके। लास्ट में आता है रेप्लिकेट, इसमें जो किया जाता है जो आपके इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं उनकी रेप्लिकेटिंग की जाती है टू मल्टीपल लोकेशंस और फॉर्मेट जो उनकी अवेलेबिलिटी और यूटिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो आ रहा है डिडक्शंस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो, बेसिकली ये इनकम टैक्स के अंदर एक टॉपिक आता है, जो भी एक असेसेस इनकम अर्न करते हैं फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उन्हें कुछ ना कुछ डिडक्शंस दी जाती हैं। अब जब ये वो इनकम होगी जो एक लेट आउट हाउस होगी, यानी जो घर आपने रेंट पे चढ़ाया होगा उससे जो आपको इनकम हो रही है उनमें से कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। उसमें से सबसे पहले आती है आपको लोकल और म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलती है। यानी जो ओनर है उस हाउस का, अगर उसने किसी फाइनेंशियल ईयर में पर्टिकुलर लोकल टैक्सेस या म्यूनिसिपल टैक्सेस को पे किया है वो उन्हें डिडक्ट कर सकता है अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से।
अब ये डिडक्ट क्यों किए जाते हैं? फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू टू नेट एनुअल वैल्यू तक पहुंचने के लिए। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है जो कि 30% है नेट एनुअल वैल्यू की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी ये फ्लैट 30% पे डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। इसमें रिपेयर्स का और मेंटेनेंस के जितना भी आप असल में खर्च करें उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आपके जो अनरियलाइज्ड रेंट है, यानी जो रेंट आपने अभी तक लिया ही नहीं है, उसकी भी डिडक्शन मिलती है आपको एनएवी से, अगर वो रेंट को रिसीव नहीं किया गया टेनेंट की फ्रॉम टेनेंट ड्यू टू एनी रीजन और सर्टेन कंडीशंस आर मेट। नेक्स्ट इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने उस घर को बनाने के लिए कोई लोन लिया है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे यार, या उसको परचेज करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए लिया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, यानी ओनर जो इंटरेस्ट पे किया कर रहा है, उसकी भी हमें डिडक्शन मिलती है फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू थ्रू बाय एसएससी। यानी ये आपको आपका जो इनकम टैक्स पेएबल बनता है फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी, यानी इन शॉर्ट जो आपका टैक्स पेएबल बनता है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उससे हम उसकी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। अब जो इंटरेस्ट पीरियड प्रायर टू प्रीवियस ईयर पे किया गया इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड कैन बी क्लेम्ड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड। यानी अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर के प्रायर पीरियड का है, जब हाउस कंप्लीट हुआ था, तो उसकी भी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, हम स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी। देखो रिचमंड फेड ने क्या कहा था, जो मॉनेटरी पॉलिसी कैन हैव अ लिमिटेड एंड टेम्परेरी इफेक्ट ऑन रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट कंडीशन एंड एक्सपेक्टेशन। रिचमंड फेड का क्या मानना था, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है इकोनॉमी की, उसका सिर्फ लिमिटेड और टेम्परेरी इफेक्ट होता है रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, क्योंकि वो बाय इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट्स, जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लुएंस करती है, क्रेडिट कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करती है एंड एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस करती है। अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है इसका लॉन्ग टर्म डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता। जैसे अब ये डिटर्मिनेंट्स कैसे हैं, लाइक टेक्नोलॉजिकल का चेंज हो गया, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो गई, ह्यूमन कैपिटल कम्युलेशन हो गया, या इवन देयरफॉर मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट ऑन इट्स ओन और परमानेंटली। सिंपल क्या ना, वो क्या चाहते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकती है, बट वो अपने आप और उसको परमानेंटली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। ठीक है, सो होप सो आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसमें क्या कर रहे हैं, देखो जितने भी आपके सेंट्रल बैंक्स हैं उनका जो मेन टारगेट होता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जो कंट्री में, उसका वो प्राइमरी मेट्रिक है मॉनेटरी पॉलिसी का। अगर तो आपके प्राइजेस बड़ी जल्दी से राइज कर रहे हैं देन देयर टारगेट, तो सेंट्रल बैंक्स क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर देंगे, जिससे क्या होगा, मतलब ये अब मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कैसे होगी, बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स और अदर हॉकिश पॉलिसी। कहना क्या चाहते हैं, देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक है उनके टेम्परेचर के इफेक्ट्स है। अब मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल कौन करता है, सेंट्रल बैंक। अगर जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि अब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या करेगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कर देगा, इंटरेस्ट रेट्स को हायर कर देगा। अगर इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक के थ्रू अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी हायर हो गए, तो कमर्शियल बैंक्स की लैंडिंग के रेट भी हायर हो जाएंगे। सो कंज्यूमर क्या करेंगे, कम से कम पैसा इकोनॉमी में स्पेंड करेंगे, क्योंकि उनको इजीली बोरिंग्स नहीं मिलेंगी, जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी इकोनॉमी में और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वाइस वर्सा डिफ्लेशन के टाइम पे होता है, जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसीज को लिबरल कर देता है, जिससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाते हैं, कमर्शियल बैंक के लैंडिंग रेट रिड्यूस हो जाते हैं, कंज्यूमर्स की एग्रीगेट डिमांड राइज ऑन हो जाती है। सो फ्रेंड्स अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही है, मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे, जो कि है रिलेटेड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, ये स्टेक है कंपनी में दैट इज अदरवाइज कंट्रोल्ड बाय पेरेंट कंपनी। अब ये जो ये है, ये यूजली सब्सिडीज में अक्कर होता है, जहां पर जो पेरेंट कंपनियां वो ओन करती है मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग शेयर्स।
अब जो इसको माइनॉरिटी, सिंपल सी बात है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट रेफर्स टू स्टेक इन द कंपनी दैट इज अदरवाइज कंट्रोल्ड बाय पेरेंट कंपनी। कहना वो क्या जाते हैं, माइनॉरिटी अगर किसी भी पेरेंट कंपनी का अपनी सब्सिडरी कंपनी में 50% से ज़्यादा वोटिंग रेंज में हिस्सा है, यानी उनके पास 50% से ज़्यादा वोटिंग शेयर्स हैं, तो जो बाकी इंटरेस्ट बता दैट विल बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसे कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, बाय कंसीडरिंग प्रोपोर्शनल शेयर्स एंड रिजर्व्स ऑफ दिस सब्सिडरी नॉट द होल्डिंग। जितने भी आपके सब्सिडरी कंपनी के प्रोपोर्शनल शेयर्स और रिजर्व्स हैं उनको कंसीडरेशन में लाकर ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। अब जो इसको रिपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में, जो कि पेरेंट कंपनी में एज अ सेपरेट लाइन आइटम शो की जाती है फ्रॉम इट्स ओन इक्विटी एंड नेट इनकम। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज थ्योरीज ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर ओलिगोपोली। देखो जो बेस प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरीज है ओलिगोपोली में, ये इनएप्लीकेबल है रियल लाइफ मार्केट कंडीशंस में, क्योंकि जो इनकी जिन अजम्पशंस पे ये बेस्ड है ना वो बड़ी अनरियलिस्टिक है। वो ना तो डाइवर्सिटी को इंक्लूड करती है, ना कॉम्प्लेक्सिटी, जितने भी आपके ओलिगोपोलिस्ट बिहेवियर को उसको अकाउंट ही नहीं करती, उनको इंक्लूड ही नहीं करती। अब जो आपकी रियल लाइफ है ओलिगोपोली है, जो ये एक वो मार्केट सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, सेलर्स बड़े स्मॉल नंबर में होते हैं, उनकी इंटरडिपेंडेंस होते हैं डिसीजन मेकिंग पे, न्यू एंट्री पे बैरियर्स होते हैं, प्राइस और आउटपुट इंडिटरमिनेट होता है, जिससे कारण बहुत वाइड वैरायटी की सिचुएशंस अराइज हो जाती है। सो इसी कारण जितनी भी प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरीज है ओलिगोपोली में, वो रियल लाइफ सिचुएशंस में इतनी एप्लीकेबल नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और ट्रांसलेशन एक्सपोजर। देखो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है वो इन्वॉल्व करता है रिस्क को, दैट व्हेन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी द वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज में चेंज ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। सिंपल सी बात है, जो आपको रिस्क अराइज होता है जब आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो जिसकी डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी में है, तो आपको कहीं ना कहीं पे डर होता है जो उससे कैश फ्लोस होंगे वो चेंज हो सकते हैं ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। इसमें जो सेकंड आता है वो आता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर, जो रिस्क को इन्वॉल्व करता है दैट द वैल्यू ऑफ फर्म्स एसेट्स लायबिलिटी और इनकम विल चेंज ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस when they are consolidated and reported in parent companies currency। सिंपल वो क्या कहना चाहते हैं, जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर है, जो आपके वैल्यू है फर्म के एसेट्स की, लायबिलिटीज की और इनकम्स की, वो चेंज हो सकती है ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, जिनको रिपोर्ट किया जाता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में पेरेंट कंपनी की करेंसी में। सो ये था डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन। यानी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बिजनेस ट्रांजैक्शन की वैल्यू, यानी जो कि फॉरेन करेंसी में मेजरेबल है उसके चेंज को मेजर करता है, और जो आपका ट्रांसलेशन है वो आपके फर्म के एसेट लायबिलिटी और इनकम में जो रिस्क है राइज होगा ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन उसको इंक्लूड करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का। देखो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का ये वो मेथड है ऑब्टेन करने का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को फ्रॉम पॉपुलेशन से that have researchers have divided into relatively similar subgroups or strata based on some characteristics। सिंपल वो क्या कहना चाहते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट रिसर्चर्स हैव डिवाइडेड इनटू रिलेटिवली सिमिलर सबग्रुप्स और स्ट्राटा। देखो जब रिसर्चर्स आपकी पॉपुलेशन जिसमें से उसको सब सैंपल को ऑब्टेन करना है उसको डिवाइड कर लेते हैं सिमिलर यानी एक टाइप के स्मॉलर सब ग्रुप्स और स्ट्रेटा में से, जब आप उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चुनते हो जो कि पूरी एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का नाम दे देते हैं। अब जो ये सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं या स्ट्रेटस बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। अब जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है ये इंश्योर करती है कि जितने भी सब ग्रुप हैं वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करें सैंपल को, और रिसर्चर्स को अलाउ करें कि वो अच्छे स्टैटिकल मेजर्स हैं उनको उनके एस्टिमेट्स अच्छे कर सके हर एक सब ग्रुप के लिए।
देखो जो इवन जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है इज जनरली अप्लाइड व्हेन अ पॉपुलेशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ होमोजेनस ग्रुप एंड रिसर्चर्स वांट टू कंपेयर अ सब ग्रुप बेस्ड ऑन सम वेरिएबल। इवन एक इसमें बड़ा मेजर पॉइंट है, जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है इसको तब भी अप्लाई किया जाता है अगर जो आपकी सैंपल्स है यानी पॉपुलेशन है उनमें होमोजेनियस ग्रुप नहीं भी बन रहे, बट रिसर्चर को कुछ ना कुछ जो वेरिएबल्स सब ग्रुप्स उनको स्टडी करना ऑन द बेसिस ऑफ सब वेरिएबल, तब भी इसे अप्लाई किया जा सकता है। अब इसमें से नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट। देखो जो जेड टेस्ट है वो इसको जेड टेस्ट इज अप्लाइड ओनली व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन और द सैंपल साइज लार्ज इनफ टू अप्रोक्सीमेट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो इसमें कुछ मैं आपको बताने, देखो जो जेड टेस्ट है ये तब ही अप्लाई किया जा सकता है जब आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन हो और जो आपका सैंपल साइज है, देखो जो ये टेस्ट है ना ये आपकी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में यूज किए जाते हैं दैट आर यूज टू मेजर द डेविएशंस और उनको अच्छे तरीके से स्टडी किया जाता है। देखो जो आपका जेड टेस्ट है, जब आपकी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होगा और जो आपका सैंपल साइज है वो लार्ज इनफ होगा यानी यूजली 30 से ज़्यादा होगा, तब ही और ये जो आपका अप्रोक्सीमेट होगा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के, तब जेड टेस्ट को यूज किया जाता है। अगर आपकी इवन इफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल एंड द सैंपल साइज स्मॉल, तब टी टेस्ट को अप्लाई किया जाएगा। अगर तो इसका ऑपोजिट हो जाए, अगर आपका जो सैंपल साइज है वो स्मॉल हो जाए और आपकी जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन उसको आपको नहीं पता वो क्या है, तब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए टी टेस्ट को यानी फिशर्स टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आज का हम अपना सेशन को वाइंड अप करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स होप सो आपको अच्छे से हर टॉपिक समझ आ गया होगा। इनफ डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड किया, मैंने आपको वो टॉपिक समझाया जिनमें से एनटीए क्वेश्चंस पुट ऑन करता ही करता है, चाहे आप जितने मर्जी प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर लो, इन टॉपिक्स के अराउंड क्वेश्चन आया ही आया है, तो क्योंकि ये एनटीए के नज़रिए में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो डू फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है। सो मेरा जो कंटेंट है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारी फैमिली में जुड़ सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं कल विद द न्यू सेशन न्यू क्लास।